हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। और आज हम संविधान का भाग 3 देखते हैं, जो कि आगे एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन संविधान का जितना भी आप भाग पढ़ते हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग मैं भाग 3 को समझती हूँ, जिसका मेन टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक होगा भाग 3, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। जब आप संविधान के भाग 3 को देखते हैं तो भाग 3 में मूल अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक डिफाइन किए गए हैं। कहां तक? आर्टिकल 12 से 35 तक। तो ये आपको याद रखना है कि किस भाग में और कहां से कहां तक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो भाग 3 12 से 35। तो जब हम संविधान में मूल अधिकारों को देखेंगे तो हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि मूल अधिकार हमारे देश में जो अडॉप्ट किए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, कहां से हमने उनको अडॉप्ट किया है। तो याद रखें आप, अमेरिका अर्थात यूएसए से हमने कंसेप्ट लिया है अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का। अब हमारे सामने बात आती है कि ये मूल अधिकार इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, आखिर मूल अधिकार होते क्या हैं। तो हम मूल अधिकारों को समझने के लिए एक चीज और समझेंगे कि मूल अधिकार से पहले एक शब्द होता है आपका मानव अधिकार, ह्यूमन राइट। अब देखिए, जैसा नाम से पता चल रहा है, मानव अधिकार का मतलब है ऐसा अधिकार जो स्पेशली किसके लिए है? मानव के लिए है। तो ये जो मानव अधिकार हैं, ये वो अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति है ना, किसी भी व्यक्ति को इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो मानव है, उसने मानव के रूप में जन्म लिया है। तो जैसे ही व्यक्ति मानव के रूप में जन्म लेता है, उसे जन्म से ही ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात ऐसे अधिकार हैं, मानव अधिकार, जो किसी सीमा में नहीं बंधे हुए हैं, जिन्हें कोई लॉ गाइड नहीं करता है, वो बिल्कुल फ्री है। और वो इस नाते हमें मिले हैं क्योंकि वो मानव के रूप में हमने जन्म लिया है। तो मानव अधिकार, इन मानव अधिकारों से ही प्रेरित होकर के हमने संविधान का भाग 3, जिसमें हमने उसको नाम दिया मूल अधिकार। अब मूल अधिकारों की खास बात यह है कि मूल अधिकार हमें किसने दिए हैं? मूल अधिकार संविधान प्रदत्त है। निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान प्रदत्त है? तो ध्यान रखेंगे, मानव अधिकार संविधान प्रदत्त नहीं है, मूल अधिकार संविधान प्रदत्त है। तो जब मूल अधिकार है, अब एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आता है कि संविधान में किस भाग को, किन अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उसमें भी आप याद रखेंगे कि मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब है कि मैग्ना कार्टा वो अधिकार होते हैं जो इंग्लैंड के राजा के द्वारा इंग्लैंड की जनता को प्रोवाइड किए गए अधिकार, उन्हें मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था। अब यहाँ भी हम देखेंगे तो मूल अधिकार किसके लिए हैं? मूल अधिकार को जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से 35 तक, तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को मिले हैं और कुछ ऐसे हैं जो नागरिकों को मिले हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, पर्टिकुलर टॉपिक था सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या फिर नागरिकता। तो उसमें हम नागरिक में कौन कौन आते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में देखा। तो अब मूल अधिकार मीन्स मैग्ना कार्टा, मूल अधिकार मीन्स संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, भाग 3 अमेरिका से लिए गए हैं। और जबकि मानव अधिकार जन्म से प्राप्त अधिकार होते हैं, जैसे जन्म लेते ही जो हमें मानव के रूप में जीने के लिए जरूरी चीजें होती हैं वो सब मानव अधिकार है, चाहे वो सांस लेने का अधिकार हो, खाना खाने का अधिकार हो, शुद्ध वातावरण में रहने का अधिकार हो। ऐसे सब अधिकार एज ए ह्यूमन हमें मिले हुए हैं और नेचर से मिले हुए हैं, प्रकृति से मिले हुए हैं। जबकि ये अधिकार हमें कहाँ से मिले हुए हैं? ये संविधान से हमें मिले हुए हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी कोई बाउंडेशंस नहीं है, इनकी कोई सीमाएं निर्धारित नहीं है, और इनकी सीमा है क्या? संविधान। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हैं। तो यदि हम मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें तो हमारे संविधान में मूल अधिकार, क्वेश्चन आ जाता है कि मूल अधिकार कुल कितने हैं। तो आपको याद रखना है मूल अधिकार हमारे पास कितने हैं? 6। संख्या में क्वेश्चन, मूल अधिकार कितने हैं? 6। अब वर्तमान में 6 हैं, लेकिन पहले कितने थे हमारे पास? पहले हमारे पास मूल अधिकार थे 7। कितने थे? 7 थे।
अब इन 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार जिसको हम बोलते हैं संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार हमारा एक अधिकार था जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 31। याद रखेंगे अच्छे से कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रोवाइड था, तो 31 में था। इस संपत्ति के अधिकार को हमने मूल अधिकार के दर्जे से बाहर कर दिया है, अब ये मूल अधिकार नहीं है। क्या हो गया, इसको खत्म कर दिया। अब संविधान में ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि जब कोई चीज संविधान में परिवर्तित करनी होती है, परिवर्धित करनी होती है, तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करना होता है। तो हमारी पार्लियामेंट ने यहाँ पर एक संशोधन किया था, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां 44। और देखें यहाँ 2 बार 4 आता है, यहाँ भी 2 बार 3 आता है ना। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जहां डबल की स्थिति है वही इससे लिंक्ड ये आपका अमेंडमेंट है। तो 44वें संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, रिपील कर दिया, जिसके बाद अब हमारे मौलिक अधिकार कितने रह गए, 6 रह गए। तो जब हम इस 6 मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी है मौलिक अधिकारों के लिए कि मौलिक अधिकार, एक क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू कराए जा सकते हैं, किसके विरुद्ध लागू कराए जा सकते हैं। तो ध्यान रखा, मूल अधिकार के खिलाफ हम किसके विरुद्ध जाएंगे, तो हम वहां स्टेट अर्थात राज्य। राज्य का मतलब क्या होगा ये हम अभी नेक्स्ट आर्टिकल 12 में पढ़ेंगे कि किसको राज्य कहा गया है। तो मूल अधिकार लागू होते हैं किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। जब आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा, राज्य को सिर्फ इतनी पावर्स है। तो यदि राज्य अपनी उन पावर का वॉयलेशन करता है, उनसे बढ़ता है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कोर्ट से लागू करा सकते हैं। किसको पार्टी बनाएंगे, राज्य को। तो मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं, राज्य के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हम इन मौलिक अधिकारों में छह मौलिक अधिकार पढ़ेंगे और इन 6 अधिकारों को पढ़ने के लिए हमें आर्टिकल अच्छे से याद हो गया होगा आपको, 12 से 35 तक पढ़ना है। तो जो आर्टिकल 12 है तो हम इसको सबसे पहले देखेंगे। अभी मैंने राज्य की बात की थी, तो आर्टिकल 12 किसकी डेफिनेशन देता है, राज्य की परिभाषा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भाग 3 में राज्य को डिफाइन करता है, राज्य की परिभाषा देता है, तो वो भाग आर्टिकल 12 है। तो राज्य को डिफाइन इसलिए किया गया है क्योंकि हम इस भाग में बार बार राज्य शब्द पढ़ेंगे, तो हमारे दिमाग में राज्य शब्द क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमें सामान्यतः राज्य शब्द जैसे ही हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में एकदम फिगर आती है, राज्य मीन्स उत्तर प्रदेश राज्य, एमपी राज्य, बिहार राज्य। लेकिन यहाँ पर संविधान के भाग 3 में राज्य का मतलब यूपी, एमपी, बिहार से नहीं है, केवल वो क्या है, राज्य किसे कहा गया है। तो हम यहाँ पर देखें कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले बात आप याद रखेंगे, संघ की सरकार। संघ की सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी राज्य कहा गया है। दूसरा यहाँ रखें राज्य की सरकार, जितने भी स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट को यहाँ क्या कहा गया है इस भाग में, राज्य। इसके बाद तीसरा याद रखें हम यहाँ पर संसद अर्थात पार्लियामेंट, ये क्या है, ये भी यहाँ पर राज्य है। चौथा याद रखें यहाँ पर राज्य का विधानमंडल अर्थात स्टेट लेजिस्लेशन को यहाँ क्या कहा गया है, स्टेट अर्थात राज्य। अब ये तो सिंपल सी आपको समझ में आ रही है कि ये चीजें क्या है। इसके बाद यहाँ पर एक 5वां बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिस पर विभिन्न समय समय पर विभिन्न टाइप के केसेस आए हैं कि क्या ये राज्य है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर उन्हें डिफाइन किया है कि हाँ ये राज्य है क्योंकि ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ एक शब्द है अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण, अदर अथॉरिटीज, जो किसकी गाइडेंस में है, किसके नियंत्रण में है, गवर्नमेंट के नियंत्रण में है, चाहे वो संघ की गवर्नमेंट हो या राज्य की गवर्नमेंट हो, इसके नियंत्रण में आने वाली हर अथॉरिटी क्या है, राज्य है। तो ये सब राज्य की डेफिनेशन में आते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। ऑप्शन ए संघ की सरकार है,
राज्य की सरकार है, संसद वो भी है, और चौथा ऑप्शन आपके सामने कोई भी हो सकता है, उसको आप राज्य कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि राज्य का मतलब यहाँ पर ये होगा, अर्थात ये ही वो लोग हैं, यही वो अथॉरिटीज हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगी, उनको संरक्षित करने का प्रयास करेंगी। तो 12 आर्टिकल हमारा यहाँ पर हो गया, सीधा राज्य की डेफिनेशन देता है। अब इसके बाद हम आर्टिकल पहुंचते हैं आर्टिकल 13 पे, जो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 13 को यदि हम देखें तो आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों की खास बात यह है कि राज्य मौलिक अधिकारों को हमसे नहीं छीन सकता जब तक कि संविधान में के भाग 3 में ऐसा कहीं वर्णित ना हो। तो यदि कोई ऐसा लॉ है जो बनाया जा रहा है और वो लॉ हमारे भाग 3 के विपरीत है, भाग 3 से असंगत है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो यही वो आर्टिकल है, आर्टिकल 13, जो उसको रोक देता है कि नहीं, आप वायलेशन कर रहे हैं भाग 3 का, इसलिए आपको कानून के दायरे से बाहर रखा जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर देखें 3 कहता है 2 तरह की बात। ऐसा कोई लॉ, ऐसी कोई विधि जो संविधान पूर्व विधि है, संविधान पूर्व, संविधान से पहले बनाई गई कोई विधि है। भारत में विभिन्न टाइप की विधियां हैं, जैसे आप आईपीसी ले लें, सीआरपीसी ले लें, लॉज या सीपीसी ले लें, एविडेंस ले लें, ऐसे बहुत लॉ हैं। तो ऐसा कोई भी लॉ जो संविधान लागू होने से पहले, अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले बनाया गया था, तो उसे हम क्या कहेंगे, संविधान पूर्व विधि। यदि कोई संविधान पूर्व विधि है और वो क्या है, वो भाग 3 के विपरीत है, भाग 3 के अगेंस्ट है, तो वो विधि कैसी होगी, शून्य होगी। वो विधि शून्य होगी, बेकार होगी, नल एंड वॉइड होगी। ये आर्टिकल 13 कहता है। ऐसा ही इधर रखें, ऐसी कोई विधि जो संविधान के बाद बनाई गई है, और वो विधि कैसी है, वो विधि भाग 3 के विपरीत है, भाग 3 के विपरीत है, तो वो विधि भी कैसी होगी, शून्य होगी। ध्यान रखना, विधि लॉ जो भी बनाया गया है, चाहे वो संविधान से पहले बनाया गया हो, जैसे आप आईपीसी की बात कर लें, इंडियन पेनल कोड, वो 1860 की विधि है, 1860, जबकि संविधान कब बना, 1950। तो विधि कैसी होगी, संविधान के पूर्व की विधि। और उस विधि में यदि कोई भी प्रोविजन ऐसा है, कोई भी उपबंध ऐसा है जो हमारे भाग 3 के अगेंस्ट जाता है, विपरीत जाता है, तो वो कैसा होगा, शून्य हो जाएगा, वो विधि शून्य हो जाएगी। संविधान के बाद यदि कोई विधि बनती है और वो संविधान भाग 3 के विपरीत है, तो विधि कैसी होगी, शून्य होगी। और आपको पता है कि इस विधि को शून्य कराने के लिए हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। और कोर्ट का मतलब है न्यायालय उस विधि की विवेचना करेगा कि क्या ये विधि विपरीत है या नहीं है। तो व्याख्या करने के बाद यदि वो पाता है कि विपरीत है, तो उसे शून्य घोषित कर देगा। उसकी इस पावर को, सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, निम्न में से किस आर्टिकल के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ठीक, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन। अब इससे पहले मैंने एक केस का जिक्र किया था जब आपको प्रियम्बल पढ़ाया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। उस केस में जहां ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उस केस में ही एक बात बताई गई थी कि संविधान का मूलभूत ढांचा संसद नष्ट नहीं कर सकती। संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, चाहे वो प्रस्तावना ही क्यों ना हो, लेकिन उसे मूलभूत ढांचे का ध्यान रखना होगा। अब जो मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड है, क्या उसके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन आता है, तो आप ध्यान रखेंगे मूलभूत ढांचे के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन भी आता है। ये डिफाइन हुआ था केशवानंद भारती के केस में। तो ये जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13, और जुडिशियल रिव्यू क्या है, मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। ये किस केस में कहा गया, केशवानंद
भारती वर्सेस केरल राज्य, AIR 1973। अच्छे से याद रखें कि इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था, तो वो किया गया था केशवंत भारती के केस में, और बेसिक स्ट्रक्चर में न्यायिक पुनरावलोकन भी आता है। इसको हमारी संसद किसी भी स्थिति में खत्म नहीं कर सकती। तो 13 का पहला क्लोज तो यही बात कहता है कि लॉज बनेंगे देश में, विभिन्न तरह के लॉज बनेंगे, लेकिन कोई लॉ ऐसा नहीं बनेगा जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक अर्थात भाग 3 के अगेंस्ट हो, उसके विपरीत हो। ठीक, अब इसी आर्टिकल के अंतर्गत ही एक दूसरी बात, जब हम बार बार विधि की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा लॉ नहीं बनेगा, कोई ऐसी विधि नहीं बनेगी, तो आखिर विधि कहते किसे हैं, विधि की डेफिनेशन किस आर्टिकल में है, तो वो भी आपको याद रखना है कि विधि की डेफिनेशन आर्टिकल 13 में है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी आर्टिकल में पढ़ते हैं, आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही दी गई है क्या, विधि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लॉ। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 13 में है। अब विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, भाग 13 में विधि में क्या क्या शामिल होगा, तो आपको यहाँ पर 5-6 वर्ड हैं जो अच्छे से याद रखने हैं। एक है अध्यादेश, ये भी विधि है, ऑर्डिनेंस, दूसरा है आदेश, ऑर्डर, यहां नेक्स्ट है उपविधि, बायलॉ, इसके बाद है अधिसूचना, नोटिफिकेशन, और उसके बाद आता है यहां पर नियम, रूल, विनियम, रेगुलेशन, इसके बाद है रूढ़ि या प्रथा, कस्टम और यूसेस। ये सब क्या है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि की डेफिनेशन में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये शब्द आपको याद रखने हैं। निम्न में से कौन सा आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, तो आप उसको अच्छे से याद रख लेंगे। यहाँ मैंने लिख दिए हैं, ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चीजें आप बार बार वीडियो देख करके उसको भी रिमाइंड कर सकते हैं कि किस तरीके से वो पढ़ाया था। तो विधि की डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 13 और जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन अंडर आर्टिकल 13। ठीक, तो ये था हमारा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, जो एक बेसिक बात बता रहा था मौलिक अधिकारों से संबंधित। अब हम चलते हैं अपने मौलिक अधिकारों की तरफ। मौलिक अधिकारों को जब हम पढ़ेंगे आगे, तो जैसा मैंने अभी कहा कि हमारे पास मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार हैं 6। अब मौलिक अधिकारों की जो वास्तविक शुरुआत होती है नंबर्स में, तो हम उसको करते हैं आर्टिकल 14 से शुरू। तो अब हम सबसे पहले यहाँ 6 मौलिक अधिकार, कितने हैं, 6। इन 6 मौलिक अधिकारों के नाम लिखते हैं। सबसे पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक, जो हमारा इस लेक्चर में 14 से 18 तक का पार्ट होगा। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के का अधिकार याद मत कर लेना, क्योंकि बच्चे बहुत बार शोषण का अधिकार ही याद कर लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। आर्टिकल 25 से 28 सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच है। अभी पिछले दिनों एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर 28 के बाद शिक्षा और संस्कृति, एजुकेशन और कल्चर का अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, आर्टिकल 29 to 30। अब देखिए 30 आर्टिकल तक यहाँ पर आ गए हैं। और अभी मैंने इससे पहले बताया राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31। तो 31 वाला जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमने 44th अमेंडमेंट से रिपील कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो इसलिए हम 31 का जिक्र यहाँ बीच में नहीं करेंगे। इसके बाद छठा हमारा फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खूब अच्छे से इस पर एक पूरा लेक्चर भी हो सकता है। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो आपको सीक्वेंस में भी याद रखने हैं कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में कौन सा अधिकार आता है। ठीक, अब इनको हम आर्टिकल वाइज 1 आर्टिकल करके सारा क्लियर करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट होगा अब सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। ठीक है, आपने लिख लिए होंगे, ये नहीं लिखे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आप देखें, आज हमारा है सबसे पहला राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। तो 14, 15, 16, 17, 18 ये आर्टिकल्स हमारे इक्वालिटी की बात करते हैं। अब इक्वालिटी की जब हम बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जिसमें से समानता की बात होगी। आर्टिकल 14 हमें किस बात की समानता देता है? वो कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ अर्थात कानून की नजर में हर व्यक्ति समान होगा, हर व्यक्ति समान होगा। यहाँ नागरिक शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। प्री का एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि आर्टिकल 14 लागू होता है ऑप्शन ए व्यक्ति पर, ऑप्शन बी नागरिक पर, ऑप्शन सी व्यक्ति और नागरिक दोनों पर। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 14 केवल व्यक्ति पर लागू होता है। तो वो कहता है विधि के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा। प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। अब देखें, चाहे वो व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कानून की नजर में हर व्यक्ति क्या है? समान है। ठीक, अर्थात राज्य कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो व्यक्ति में डिफरेंस क्रिएट करता हो। और ये जो शब्द हमने है विधि के समक्ष समता, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने इंग्लैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से अडॉप्ट की है ये थ्योरी हमारे संविधान में। तो ये तो इतनी बात करती है। अब आर्टिकल 14 की इसी बात को इंग्लैंड के ही एक विद्वान प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डायसी, प्रोफेसर डायसी। इन्होंने इस बात को जिस रूप में लिखा वो है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। क्वेश्चन आ जाता है कि विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 14 से। उसको किसने दिया है? तो प्रोफेसर डायसी ने दिया है। तो ये तो बात सिंपल सी होगी, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो बाबा राम रहीम हो, जेल में गए हैं, ठीक है, पैसे का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, पावर का यहाँ कोई लेना देना नहीं, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहीं पर देखें कि भाई समानता की यदि बात कर लें तो एक वर्ग है, मान लिया एक बच्चा है, जो बच्चा कितने साल का है?
एक बच्चा है जिसकी दोनों आंखें ठीक हैं, आंखें क्या हैं, बिल्कुल ठीक है, वो एग्जाम में बैठ सकता है। एक बच्चा है जिसकी आंखें खराब हैं, एक तरीके से कह सकते हैं इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम PH कहेंगे, फिजिकली हैंडीकैप है ये व्यक्ति। अब एग्जाम हॉल में दोनों बच्चों को एग्जाम पेपर दिया गया, इसको भी सॉल्व करने के लिए, इसको भी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ यदि हम दोनों बच्चों को सेम चीजें, सेम फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे तो आर्टिकल 14 कहता है हाँ, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। इसको भी आपने एग्जाम पेपर दिया, इसको भी एग्जाम पेपर दिया, इसने तो फटाफट सॉल्व कर दिया क्योंकि वो देख पाता है, अच्छे से समझ पाता है, उसको कर लिया है। लेकिन जिसकी आंखें खराब है वो तो समझ ही नहीं पा रहा है, वो कैसे उसको पेपर को सॉल्व करे। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक शब्द और रखा, विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि का समान संरक्षण भी मिले, विधि के समक्ष हर व्यक्ति तो समान तो हो, लेकिन साथ साथ ध्यान रखना है समान संरक्षण भी मिलना चाहिए। अब यहाँ संरक्षण कब मिलेगा उसको, जब हम यहाँ उसको एक सॉल्वर बिठा देंगे जिसकी आंखें ठीक हैं और वो उसको बताता रहेगा भी क्वेश्चन ये आया है और इसका आप जवाब दो, मैं आपको क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ, लिख देता हूँ, तो संरक्षण फिर क्या होगा, दोनों को समान मिल जाएगा। तो ये आर्टिकल प्रयास करता है कि आप यहाँ पर समान रखें, व्यक्ति, हर व्यक्ति समान हो, लेकिन समान संरक्षण भी व्यक्ति को मिलना चाहिए। और ये जो कंसेप्ट था विधियों का समान संरक्षण, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने अमेरिका से लिया है। क्वेश्चन आ जाता है विधियों का समान संरक्षण कहाँ से अडॉप्ट है, अमेरिका से। विधि के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा, ये कहाँ से लिया गया है, ये इंग्लैंड से लिया गया है। तो ये जो हमने यहाँ पर इसके लिए जो सुविधा दी, ये इक्वल प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। किसके लिए, इक्वल प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ वर्ग डिवाइड कर दिए हैं, वर्ग बांटे नहीं जाएंगे, हर व्यक्ति समान होगा, ये वाला क्लोज कह रहा है। लेकिन ये वाले जो शब्द हैं वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन समान देगा। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 14 हमें परमिट कर रहा है, कि राज्य को परमिट कर रहा है कि राज्य युक्त वर्गीकरण कर सकता है। वर्गीकरण कैसा कर सकता है, युक्त, रीजनेबल क्लासिफिकेशन, बहुत अच्छा शब्द है, सिंपल एग्जाम में यही आ जाता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अवधारणा किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 14 से संबंधित है। अब जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन यहाँ सरकार करेगी, स्टेट करेगा, वो कैसा होना चाहिए, वो मनमाना नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, मनमाना नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जो विधि के समक्ष इक्वलिटी की बात रखता हो, जो विधि के समक्ष इक्वलिटी प्रदान करता हो। तो ये था हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को आप इतना ही याद रखेंगे, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान होता है। वो काली पट्टी बंधी आती है ना इस तरीके से, जब आप देखते हैं न्यायपालिका साथ तराजू हाथ में है, तो वो किसकी बात कर रही है, इक्वलिटी की बात कर रही है। कानून का समान संरक्षण कौन सा आर्टिकल बात करता है, 14 बात करता है। और ये कंसेप्ट विचारधाराएं इंग्लैंड से और अमेरिका से ली गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 15। तो दूसरा हमारा अनुच्छेद आएगा अब आर्टिकल 15, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां आपको 5 शब्द हैं जो अच्छे से याद रखने हैं। अब वो देखो, ये जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि जो ये राज्य है, राज्य तो आप समझ गए ना, आर्टिकल 12 में राज्य है, जो कानून बनाने वाली बॉडीज हैं, ये कोई भी कानून धर्म, रिलीजन, मूल वंश, रेस, जाति, कास्ट, लिंग, जेंडर, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ। राज्य कोई जो भी कानून बनाता है वो कानून धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर डिफरेंस करने वाला नहीं होना चाहिए। कानून आपने बनाया, लेकिन आपका कानून कैसा है, जो धर्म पर आधारित है, ऐसा कानून नहीं बनेगा।
मूल वंश पर के आधार पर डिफरेंस करता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर डिफरेंस करता है, ऐसा कानून राज्य नहीं बनाएगा। ये आर्टिकल 15 का 1 कहता है। तो निम्न में से कौन सा शब्द आर्टिकल 15 से रिलेटेड नहीं है? आपको ये 5 शब्द याद रखने, ठीक। इसी ये 15 का क्लोज 1 बात करता था, अब ये दूसरा क्लोज इसका बात करता है। तो यहाँ आधारित कानून, राज्य इन सब पर आधारित कानून, विभेदकारी कानून लिखें, बल्कि विभेदकारी कानून नहीं बनाएगा, ठीक। दूसरा कहता है कि ये जो सारी बातें अभी हमने देखी, इन उपरोक्त आधारों पर अब देखो एक और अच्छी बात यहाँ याद रखेंगे, जैसे हमने आर्टिकल 14 देखा व्यक्ति पर लागू होता था, आर्टिकल 15 केवल नागरिक पर लागू होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया पर लागू होता है। तो राज्य किसी भी नागरिक को इन आधारों पर डिफरेंस नहीं कर सकता। लॉ बनाते हुए किसी भी नागरिक को इन आधारों पर ये कह के डिफरेंस नहीं कर सकता कि आप इस दुकान में नहीं जाएंगे, सार्वजनिक स्थान, मनोरंजन के स्थान, या फिर सड़क, या फिर तालाब, या स्नानाघाट, इनका उपयोग करने से नहीं रोकेगा। राज्य को ऐसा कोई लॉ पास करने की अथॉरिटी है ही नहीं कि वो ऐसा कोई लॉ पास कर सके कि जो सार्वजनिक महत्व के स्थान हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, होटल हैं, सड़कें हैं, तालाब हैं, स्नानाघाट हैं, आप इनका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि आप इस धर्म के हैं, आप इस जाति के हैं, आप इस लिंग के हैं, आप इस जन्म स्थान के हैं, आप इस मूल वंश के हैं। इन आधारों पर राज्य आपको नहीं रोक सकता, ये आपका मौलिक अधिकार है उन सबको यूज करने का, ठीक। तो ये तो हमारा था इसमें क्लोज 2। अब इसी आर्टिकल के अंतर्गत एक क्लोज आता है 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे उसको, कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो महिला और बच्चों के लिए स्पेशली सुविधा प्रोवाइड करता है, तो वो है 15 का क्लोज 3। सीधा से याद रखें, स्पेशली लड़कियां क्या कहेंगे, लड़के जब कहीं जाते हैं, बैंक में जाते हैं, रेलवे में टिकट बुक कराने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं महिलाओं की लाइन बिल्कुल अलग से है। हरिद्वार जाते हैं, महिलाओं का स्नानाघाट अलग से है, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन अलग से हो गया है, बच्चों के लिए पोलियो ड्रॉप है, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी सुविधाएं हैं। तो जो बच्चों के लिए स्पेशल सुविधाएं हैं या फिर महिलाओं के लिए स्पेशल सुविधाएं हैं, उनको राज्य कर सकता है। उन्हें इन बातों का, देखो यहाँ पर लिंग शब्द है, लिंग के आधार पर डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन 15(3) कह रहा है कि लेकिन यदि बात महिला की करें और बच्चों की करें तो राज्य महिला बच्चों के लिए राज्य विशेष उपबंध या प्रोविजन कर सकेगा। राज्य के पास पावर है कि महिला और बच्चों के लिए कोई विशेष व्यवस्था बना सकता है, उसे राज्य को नहीं रोका गया है, ठीक है। तो महिलाओं वाली जो स्थिति है, अलग लाइन देख के बहुत गुस्सा आता है, यहाँ पर तो छोटी सी लाइन है, तो भाई वो महिलाओं का स्पेशल अधिकार 15 के क्लोज 3 में है, राज्य उनके लिए सुविधाएं दे सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट, अभी जो हमारा मूल संविधान था, इस मूल संविधान में 15(3) तक के ही प्रोविजंस थे। अब इनको हमने आगे बढ़ा दिया, एक चौथा क्लोज इसमें जोड़ा, और जो चौथा क्लोज है, सबसे पहले याद रखें 15 का क्लोज 4 किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? सबसे पहला संविधान संशोधन, इसका ईयर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951। 50वीं संविधान लागू हुआ, 51 में अगला संविधान संशोधन हो गया। इससे आपको याद आ रहा होगा 9वीं अनुसूची, 8 अनुसूचियां थी ना, 9वीं अनुसूची भी किससे जोड़ी थी? प्रथम संविधान संशोधन से। तो प्रथम संविधान संशोधन से बहुत सारी चीज जोड़ी गई, जिनमें एक आर्टिकल 15 का क्लोज 4 भी था। अब इसको जोड़ करके इन्होंने क्या व्यवस्था की, तो इन्होंने क्या से जोड़ा गया, इन्होंने व्यवस्था कर दी इसमें कि जो SC हैं, ST हैं और अन्य पिछड़े वर्ग हैं, OBC कह सकते हैं आप, SC, ST और पिछड़े वर्ग को
शिक्षण संस्थानों में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। जब आपका एडमिशन होगा स्कूल कॉलेज में तो आपको SC ST OBC का बेनिफिट देते हुए सुविधा दे दी, 15/4 बना दिया कि जब वहाँ सीटें होंगी उनमें से पर्टिकुलर सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। SC की सीट है, ST की सीट है, OBC की सीट है, 15/4 में ये व्यवस्था आपको दे दी स्कूल कॉलेजों में प्रवेश के लिए। जबकि वहाँ तो जाति के आधार पर जनरल रूल तो मना करता है, जाति के आधार पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट 15/4 इसका एक तरीके से एक्सेप्शन है। वो कहता है कि यदि बात इन पर्टिकुलर जातियों की आती है, तो वर्गों की आती है, तो उनके लिए हम एडमिशन में शिक्षण संस्थानों में विशेष व्यवस्था दे सकते हैं। और ऐसी पावर पहला संविधान संशोधन करके स्टेट के हाथ में आ गई, वो ऐसा कर सकता है। ठीक, अब इसके बाद एक क्लोज यहां पर और जोड़ी गई। इस क्लोज को देखने के लिए हम 15/5 पे जाएंगे। जो 15/5 आया है यहाँ पर, तो 15/5 के लिए भी हमने संविधान संशोधन किया, 93वां संविधान संशोधन। ये क्लोज पूछ ली जाती है कि संविधान संशोधन से आई 2005। 93वां संविधान संशोधन 2005 हुआ और यहाँ एक सुविधा दे दी गई, क्योंकि इससे पहले, इस अमेंडमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट एक मामले में, ये जिसे चंपाकम दोराई राजन का मामला बोलते हैं, उस मामले में ये कह चुका था कि जाति के आधार पर किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास कर दिया और एक अमेंडमेंट किया। उस अमेंडमेंट में ये यहाँ व्यवस्था रखी 5 का कि SC ST और OBC, हाँ, जो मैंने अभी चंपाकम दोराई राजन की बात बताई, उस चंपाकम दोराई राजन की जो बात थी उसको पलटने के लिए तो हमने ये संविधान संशोधन किया था, पहला वाला। इसके बाद हमने यहाँ कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन ये जो संविधान संशोधन था, ये संविधान संशोधन केवल इस आधार पर किया गया कि ये तो सामान्य जो स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ के एडमिशन की बात है, लेकिन जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल कॉलेज हैं, उनमें भी क्या इनको रिजर्वेशन हो सकता है? तो सरकार ने उसके लिए सुविधा दे दी कि हाँ, उसके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था हम कर सकते हैं, और उन्होंने इसमें कर दी उनके लिए व्यवस्था। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं निजी शिक्षण संस्थानों में, निजी शिक्षण संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, निजी शिक्षण संस्थानों में और उच्च शिक्षण संस्थानों में भी इनका आरक्षण हो सकता है, इनकी सीटें रिजर्व हो सकती हैं। ये हमें मिल गया 15/5 में। तो चंपाकम दोराई राजन वाले वाद के बाद पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कास्ट के आधार पर एडमिशन लेने की परमिशन दे दी गई, मिली, और इसके बाद निजी शिक्षण संस्थानों में भी रिजर्वेशन का अधिकार मिल गया, सीटें रिजर्व कर दी गई। ये हमारा 15/5 तक। और अभी रिसेंटली 2019 में आपने रिजर्वेशन का एक मुद्दा और सुना होगा, जिसे आप EWS बोलते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ऐसा कोई वर्ग जो ना SC कैटेगरी का है, ना ST है, ना OBC है, वो जनरल में आता है, लेकिन यदि उसकी आर्थिक समीक्षा की जाए तो उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो क्यों ना उसको भी स्कूल कॉलेजों में रिजर्वेशन दे दिया जाए, नौकरियों में रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो 2019 में एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ, जिसे आप बोलते हैं 103वां संविधान संशोधन, 103 2019 में। उस रिजर्वेशन के बाद हमने एक क्लोज और जोड़ दी 15/6, और उसमें कहा जो आर्थिक, ये कौन से संशोधन से आया? 103वां संशोधन 2019। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नया अमेंडमेंट हुआ है, क्योंकि इससे क्या कहा? आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी शिक्षण संस्थानों में, यहाँ नौकरी की बात नहीं चल रही है, यहाँ शिक्षण संस्थानों की बात चल रही है। शिक्षण संस्थानों में 10%, कितना परसेंट? 10% सीटें आरक्षित हो सकती हैं, 10% सीटें आरक्षित हो सकती हैं। ये किसमें कहा? 15/6।
तो शिक्षण संस्थानों में EWS का, इसे आप शॉर्ट में बोलते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीक सोसाइटी, तो 15/6 में स्कूल कॉलेजों में उनकी भी 10% सीटें आरक्षित होंगी। तो इस तरीके से हमारा था आर्टिकल 15 जो धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश आदि के आधार पर राज्य को डिफेंस करने से रोकता है, लेकिन साथ साथ में कुछ वर्गों को जिन्हें वो कमजोर समझता है उनके लिए विशेष पावर भी देता है कि उनके लिए विशेष सुविधा की जा सके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप साथ साथ नोट भी करते रहे होंगे, पुरानी बातें भी आपको रिकॉल हो रही होंगी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 16 पर। 16 बहुत अच्छा आर्टिकल है, साफ हेडिंग है, लोक नियोजन में समान अवसर। एक तरीके से कह सकते हैं सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन में समान अवसर, अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। हालांकि आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि समान अवसर कैसे मिल जाता है जब रिजर्वेशन की बात आ गई है या विशेष सुविधा महिलाओं की बात आ गई है, तो ऐसी स्थिति तो है नहीं, बट जनरल रूल आप याद रखें यहाँ पर पहले कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेगा। ठीक, ये तो हमारा कहता है फर्स्ट, और यहीं पर ये जो 2 क्लोज है इसका, ये तो ये कहता है सभी को समान अवसर मिलेगा। 2 क्लोज कहता है कि धर्म, वही 5 शब्द जो मैंने अभी 15 में पढ़ाए थे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश और उद्गम ओरिजिन और निवास रेसिडेंस, ये 2 शब्द यहां पर नहीं जुड़े हैं। देखिए 5 तो आप वही याद रखेंगे, 2 इसमें और जोड़ लेंगे, उद्गम और निवास। इनके आधार पर किसी को सरकारी नौकरी के नियोजन में, नियुक्ति में समान अवसर की अवधारणा की गई है, अर्थात इसके आधार पर कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता। तो 2 शब्द यहाँ पर उद्गम और निवास नेक्स्ट जुड़ जाते हैं किसमें, आर्टिकल 16 में। अब ये जो निवास शब्द की बात आई है, निवास में रेसिडेंट जहां आप रहते हैं, इस आधार पर राज्य कोई भी विभेद नहीं करेगा। लेकिन जो 3 है इसका क्लोज, एक तरीके से इस निवास शब्द का एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो ये कहता है नहीं, लेकिन यदि कोई राज्य ऐसा है वो अपने निवासी को नौकरियों में प्राथमिकता देना चाहता है, प्राथमिकता देना चाहता है तो प्राथमिकता दे सकता है। ध्यान रखें, कहता है ना कि भाई रिजर्वेशन की ये सुविधा SC ST के लिए हमारे स्टेट में इतनी है, लेकिन हमारे स्टेट का ये रिजर्वेशन सिर्फ हमारे देश, हमारे स्टेट के निवासियों को ही मिलेगा, अदर को नहीं मिलेगा। यदि बिहार का SC है तो उसे यूपी में SC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप बिहार जाओ तो आपको, आप भले यूपी से SC हैं तो वहां पर आपको बेनिफिट नहीं देते क्योंकि वहां के आप निवासी नहीं है, क्योंकि 16(3) ये कहता है कि भले ही ऊपर लिखा है इनके आधार पर डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन स्टेट के पास पावर है कि वो अपने राज्य में के निवासियों को प्राथमिकता दे सकती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्लोज आता है आपका 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से आप उसे एक शब्द में कह सकते हैं ओबीसी रिजर्वेशन। ओबीसी रिजर्वेशन या आरक्षण किस आर्टिकल में है स्पेशली, तो आर्टिकल 4। यहाँ पिछड़ा वर्ग शब्द कह दिया है, पिछड़ा वर्ग। अब देखें 16(4) है क्या, 16(4) को हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसके बाद के आर्टिकल तो हमारे ज्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, बहुत सिंपल से हैं, बस ये 16 आर्टिकल को थोड़ा सा समझना है। तो 16(4), 16(4) में एक शब्द लिखा है कि राज्य किसी पिछड़े वर्ग, इसके लिए यदि राज्य को लगता है कि कोई पिछड़ा वर्ग ऐसा है जिसका प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व किसमें, सरकारी नौकरियों में क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। देखिए, यदि राज्य को लगता है कि पिछड़े वर्ग का
प्रतिनिधित्व सरकार की नौकरियों में पर्याप्त नहीं है, तो उस पर्याप्त नहीं है अर्थात अपर्याप्त को पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, आरक्षण दे सकता है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक, सीधा नहीं कहा कि आरक्षण देगा पर्टिकुलर वर्ग के लिए, ये कहा यदि उसका प्रेजेंटेशन कम है वहां पर तो उसके लिए वो आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ऐसा राज्य को यहाँ पर अथॉरिटी मिली है। अब देखिए पर्याप्त है या नहीं है ये सरकार को, ये राज्य को कैसा पता चलेगा। यदि आपको याद हो तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 340, याद आ गया होगा, जिसमें आयोग पढ़ाए हैं बार बार। तो इसमें किसका आयोग, कौन सा आयोग है, इसमें एक एनसीबीसी आयोग है, फिलहाल उसको एनसीबीसी आयोग बोलते हैं, चेंज हो गया है, तो जो कि नॉन क्रीमी लेयर बीसी के लिए है, पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग है, एक तरीके से उसे पिछड़ा वर्ग आयोग कह सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग कह सकते हैं, या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग कह सकते हैं। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा और गठन होने के बाद ये आयोग पता करेगा कि किसका प्रेजेंटेशन है या नहीं है, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाएंगी, राष्ट्रपति पार्लियामेंट के सामने रखता है और पार्लियामेंट उस पर लॉज बनाता है, कानून बनाता है। तो ये हमारा 340 वो आर्टिकल है जो ओबीसी आयोग के गठन की बात करता है और जो ये बताता है कि इनकी नौकरियों में पर्याप्त है आरक्षण की व्यवस्था या नौकरी की व्यवस्था है या नहीं है। ठीक, इसके लिए आप इतना याद रखेंगे। और 340 आते ही आपको मंडल आयोग आ जाता है यार, जो कि 1978 में गठित हुआ था। इस मंडल आयोग ने सिफारिश भेजी थी। आयोग हमेशा सिफारिश किसको भेजता है, राष्ट्रपति को, और सिफारिश भेजी थी 1980 में। ठीक, इसके बाद इसकी सिफारिशों को लागू किया गया और लागू होने के बाद इन्होंने जो सिफारिश दी थी वो थी 27% रिजर्वेशन ओबीसी। कितना परसेंट रिजर्वेशन, ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की सिफारिश मंडल आयोग ने भेजी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया और सरकार के द्वारा ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन रखा गया था। वो बात अलग है कि इस 27% रिजर्वेशन की अवधारणा को, इस सिफारिश को जो सामान्य वर्ग था उसने कोर्ट में चैलेंज कर दिया और इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई थी। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यदि संविधान का उल्लंघन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में दी गई। और किस केस में इसको चुनौती दी गई थी ओबीसी के 27% रिजर्वेशन को, तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 9 ऑफ इंडिया 1992। इस केस में इसको चुनौती दी गई 27% रिजर्वेशन को। इस 27% रिजर्वेशन को जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 27% रिजर्वेशन है ये सही है, अर्थात संवैधानिक है। लेकिन परंतु रिजर्वेशन, आरक्षण 50%, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, रिजर्वेशन 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, सीमा से अधिक नहीं होगा। आप 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दें, इसके अलावा आप एससी को दें, एसटी को दें, किसी को भी रिजर्वेशन दें, लेकिन टोटल सीटों का 50% से ज्यादा सीटें आरक्षित नहीं हो सकती, इंदिरा साहनी में कहा गया। और 27% रिजर्वेशन को इंदिरा साहनी केस में उचित ठहराया, सही ठहराया। उसके बाद ये 27% रिजर्वेशन यहाँ पर लागू हो गया। कई बार हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन देने वाला स्टेट है और उस रिजर्वेशन को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी के केस में ये कह दिया गया था कि यदि कोई विशेष परिस्थिति है
तो 50% से अधिक रिजर्वेशन हो सकता है, बट विशेष परिस्थिति में। और वहां की सरकार ने यह साबित किया कि हाँ, तमिलनाडु में विशेष परिस्थितियां हैं, इसलिए इसका रिजर्वेशन इससे ज्यादा हो सकता है, और उस रिजर्वेशन को वहां पर सही ठहराया गया। और वहां पर 69% रिजर्वेशन भी है, वो एक अलग का विषय हो गया, ज्यादा चर्चा का विषय हो जाएगा, उसे आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल आपने 16(4) में इतना याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 16(4)A। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 16(4). संभवतः आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको बीच बीच में भी नेक्स्ट वीडियोज में बताती रहूंगी, ठीक। 16(4)A, 16(4)A एक नया संविधान संशोधन आपके याद करने के लिए आ गया है, ठीक। तो जैसे आपने 15 में याद किए, अब 16(4)A यहाँ 77वां संविधान संशोधन। कौन सा? 77। देखो 2 बार है, साथ साथ 2 बार में प्रमोशन में रिजर्वेशन, पहले रिजर्वेशन फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन, तो वो भी डबल हो गया। तो याद करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन किस अमेंडमेंट नंबर से आया है, तो 77 से आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन आया। और यहाँ आप याद सकते हैं प्रोन्नति में आरक्षण, ये आर्टिकल बनाया किसके लिए? प्रोन्नति में आरक्षण के लिए। किस अमेंडमेंट नंबर से? 77 से। और इसे इंग्लिश में बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इन प्रमोशन, ठीक। ये लेकिन किसके लिए? क्या हर वर्ग के लिए प्रमोशन में आरक्षण हो सकता है? तो आप याद रखेंगे ओनली फॉर SC ST, केवल SC ST के लिए ही प्रमोशन में आरक्षण की बात आर्टिकल 16(4)A करता है। अब इसके बाद इसी आर्टिकल में एक बदलाव और आया, और उसको आप याद रखें, 85वां संविधान संशोधन। 85वां संविधान संशोधन फिर हुआ इसके लिए, और सन 2000 85वां संविधान संशोधन। इसको करने के बाद यहाँ एक चीज और रखी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के साथ सीनियरिटी भी मिलेगी, ज्येष्ठता, सीनियरिटी, ठीक। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन किसके सहित होगा? ज्येष्ठता सहित होगा। लेकिन ये ज्येष्ठता वाली जो लाइन थी ये बाद में जोड़ी गई, तो ज्येष्ठता सीनियरिटी भी का बेनिफिट मिलेगा किस अमेंडमेंट नंबर से? 85 से। रिजर्वेशन प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा, तो ये किसे रिजर्वेशन प्रमोशन होगा? ये 77 से। ये था हमारा आर्टिकल 16(4)A। दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हम, एक और अमेंडमेंट हुआ 16(4)B। इसके लिए ध्यान रखें कि यहां कहा गया, एक तो याद रखेंगे इसके लिए 2 शब्द हैं, अग्रनयन का सिद्धांत, रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड, रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड, रूल ऑफ कैचअप भी बोल देते हैं, रूल ऑफ कैचअप। यदि रिजर्व सीट, कोई पिछली रिजर्व सीट खाली रह जाती है, कैंडिडेट नहीं मिलता, कोई जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, बट सीट रिजर्व थी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए और वो खाली रह गई है, वैकेंट रह गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसके लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा 16(4)B। और ये जो 16(4)B आया, ये आया 81वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 81। इससे यहां रखा कि यदि रिक्त सीट है, आरक्षित सीट के की रिक्ति की अवस्था में, किसके? वैकेंट रिक्ति की अवस्था में, उस सीट को आगे की, उस सीट को आगे की रिक्ति में, आगे की भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। उस सीट को आगे की भर्ती में
जोड़ दिया जाएगा, उसे अग्रेषित कर दिया जाएगा और अगली बार जो सीटें वहां पर उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए आरक्षित होकर के आएंगी, उसी कैटेगरी में वो सीट और प्लस हो जाएगी, भले ही ऐसी कंडीशन में रिजर्वेशन 50% क्रॉस क्यों ना कर जाए, लेकिन जो सीट वैकेंट रही है वो उसी कैटेगरी के लिए रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए इसे बोलते हैं फॉरवर्ड करना, है ना। अग्रनयन का सिद्धांत 16(4)B 81 अमेंडमेंट नंबर से स्थिति बनी है। तो ये 16(4)B के बाद अब हम नेक्स्ट क्लोज देखते हैं और उस क्लोज को कहेंगे हम 16। स्पेशली आपको याद रखना है यहाँ पर 16(6) 16 का क्लोज 6। जो बात अभी हमने 15(6) में पढ़ी थी, 15(6) क्या कहता था? 15(6) कहता है कि रिजर्वेशन होगा किसके लिए? EWS के लिए 10% किसमें? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ऐसा ही यहाँ पर एक बात कही है 16(6) में कि EWS का नौकरियों में भी 10% रिजर्वेशन होगा। वहाँ शिक्षण संस्थानों की बात थी, यहाँ नौकरियों की बात है। तो EWS अर्थात आर्थिक कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण किसमें होगा? सरकारी नौकरियों में। ठीक, तो 16(6) किससे आया? 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019। तो आप याद रखें, जैसे समय समय पर मांग होती रहती है, डिमांड होती रहती है कि भाई क्यों ना आरक्षित वर्गों के लिए जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए भी सीटें रिजर्व रख दी जाएं। तो 2019 में एक बहुत बड़ा बदलाव आरक्षण के क्षेत्र में आया था, जिसे आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये 16(6) के रूप में था EWS का। ठीक, तो ये 16(6) तक यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ और इसके बाद अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो उस आर्टिकल में आप देखें आर्टिकल नंबर 17 खूब पूछा जाता है एग्जाम में आर्टिकल, सीधा अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है। तो अस्पृश्यता, जिसे आप छुआछूत भी बोल सकते हैं, का अंत। ठीक, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक, एक तो आपको आर्टिकल याद रखना है कि छुआछूत के आधार पर कोई व्यवस्था, ये कुप्रथाएं जैसी व्यवस्थाएं हमारे देश में नहीं रहेंगी। और देखो, इस आर्टिकल को फॉलो करते हुए, इस आर्टिकल को मानते हुए हमने एक लॉ बनाया जिसको हम बोलते हैं 1989 का, याद होगा पिछले दिनों बहुत चर्चाओं में रहा था, 1989 का SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम। लोग सड़कों पर आ गए थे, खूब हंगामे हुए थे उस एक्ट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें थोड़ा सा बदलाव की बात कर दी थी। तो ये जो एक्ट हमारा बना है वो आर्टिकल 17 के अधीन रहते हुए बना, प्रोटेक्शन देने के लिए। और एक हमारा जो 1955 का सिविल नागरिक अधिकार अधिनियम है, ये दोनों एक्ट ही किससे प्रभावित हैं? आर्टिकल 17 से। ठीक, तो अस्पृश्यता के अंत के लिए कौन सा वो है एक्ट है? 1955 SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था पिछले दिनों, वो भी 17 के अंतर्गत ही रहते हुए बनाया गया था राज्य के द्वारा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उसके बाद लास्ट आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18। इसे आप बोल सकते हैं उपाधियों का अंत, एबोलिशन या एंड ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। तो हमारे देश में कोई भी उपाधि यदि वो शिक्षा की है या फिर सेना की है
ध्यान रखें, सेना में आप देखते हैं जैसे आप परमवीर चक्र देखते हैं, अशोक चक्र सुनते हैं, महावीर चक्र हैं, ये उपाधियां क्योंकि किसकी है, सेना की हैं, तो ये उपाधियां दी जा सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप उपाधि देखें तो यहाँ पर जैसे डी.लिट की उपाधि है, डॉक्टरेट की उपाधि है, ये उपाधियां दी जा सकती हैं। बाकी कोई भी उपाधि हमारे देश में नहीं दी जा सकती, इसका एंड आर्टिकल 18 करता है। तो आपको याद रखना है कि कौन से क्षेत्र में उपाधियां ग्रांट की जा सकती हैं, तो केवल शिक्षा और सेना। इसके बाद दूसरी बात आप याद रखेंगे यहाँ पर कि भारत का कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक किसी देश से, किसी विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। क्या भारत का कोई नागरिक किसी देश से, किसी अन्य कंट्री से कोई टाइटल ले सकता है, तो आंसर होगा नो, बिल्कुल आप साफ मना करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर, तीसरी बात यहाँ पर ये है कि भारत में कोई विदेशी यदि भारत में है, कोई विदेशी जो कि भारत में विश्वास के पद पर हो, क्या विश्वास के पद पर हो तो क्या वो उपाधि ले सकता है? तो ध्यान रखें, हो तो वह केवल राष्ट्रपति को यहां देखेंगे, ध्यान रखेंगे, केवल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही उपाधि ले सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही उपाधि ले सकता है। तो दो बातें याद रखें यहाँ पर कि उपाधियों का अंत कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 18। कौन से क्षेत्र में ली जा सकती हैं, शिक्षा और सेना के में। क्या कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है? नो। जो कोई ऐसा व्यक्ति विदेशी है और भारत में किसी विश्वास के पद पर बना हुआ है, तो यदि वो उसे विदेशी राज्य को उपाधि देना चाहता है तो वो कब ले सकता है? पहले वो राष्ट्रपति की परमिशन लेगा, उसके बाद ही उपाधि ले सकता है। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल 18 कंप्लीट हुआ और हमारा फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, समानता की आपने देखी होंगी, उसमें सभी समानता की बातें हुई हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। और आपको यदि सब कुछ समझ में आया हो तो अपना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।